हेलो गाइस, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने चैनल कोड विद शायरी के अंदर। कोड विद शायरी के अंदर आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे HTML के ऊपर। HTML द मोस्ट इम्पोर्टेंट लैंग्वेज ऑफ वेब डेवलपमेंट इन फ्रंट एंड लैंग्वेज। फ्रंट एंड लैंग्वेजेस क्या होती हैं, बैक एंड लैंग्वेजेस क्या होती हैं, फुल स्टैक डेवलपर क्या होता है, इसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। उसके लिए मैं एक अलहदा से वीडियो बना दूंगा, लेकिन आज की वीडियो के अंदर सिर्फ हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज मींस एक कंटेंट लैंग्वेज। वेबसाइट के ऊपर हम जो कोड लिखते हैं, वेबसाइट के ऊपर हम जो काम करते हैं, वो सारा काम किसके ऊपर होता है? वो सारा काम होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के ऊपर, HTML के ऊपर। HTML के अंदर हम अपना कोड लिखते हैं, और कोड लिख कर जिसका भी हमारा वेबसाइट का कंटेंट होगा वो किसके अंदर होगा? HTML के अंदर होगा। डिटेल में पढ़ेंगे इसको, दो वीडियोस के ऊपर इसको डिवाइड कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को इससे क्लियर हो। और इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्यूरी बच जाए तो चैनल के अंदर आप कमेंट कर सकते हैं। चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं आ जाता हूँ और एक फ़ोल्डर बना लेते हैं सबसे पहले, ताकि हम उस फोल्डर के ऊपर वर्क कर सकें। और उस फोल्डर के ऊपर वर्क करने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक फ़ोल्डर, ये जी मेरे पास एक न्यू फोल्डर है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। इसको ओपन किया और इसके लिए हमें चाहिए होगा VS कोड। VS कोड रिक्वायर है सबसे पहले। VS कोड मतलब विजुअल स्टूडियो कोड। अगर आप में से किसी को नहीं पता और वो कोडिंग की दुनिया में नहीं है तो मैं बता देता हूँ विजुअल स्टूडियो कोड कैसे और कहाँ से आप लोग इंस्टॉल कर सकते हैं। आप लोग जाएंगे विजुअल स्टूडियो पे, विजुअल स्टूडियो और डाउनलोड। ये देखिए सबसे पहले विजुअल स्टूडियो, अगर आपकी विंडो है तो आप विंडो पे कर सकते हैं। मैं फर्स्ट लिंक को क्लिक करता हूँ और जैसे ही ये ओपन होगा मैं आप लोगों को डिटेल में बता दूंगा कि इसको डाउनलोड कैसे करना है। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो आप लोगों को इंस्टॉलेशन की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, अगर आपके पास विंडो है तो आप विंडो के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप लोगों के पास विजुअल स्टूडियो लिनक्स के अंदर है तो आप लिनक्स में कर सकते हैं, मैक में है तो आप मैक में कर सकते हैं। ये आप लोगों पे डिपेंड करता है। सिंपल आपने इसको यहाँ से क्लिक करना है, इसकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी और जैसे इसकी डाउनलोडिंग स्टार्ट होगी तो आप इसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। 103.23 MB का ये सॉफ्टवेयर है, आपने इसको इंस्टॉल करना है। और जैसे लाइक ऑल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं सेम उसी तरह इसको भी इंस्टॉल किया जा सकता है। अच्छा जी, हमारे पास हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के ऊपर चलते हैं। मैं इसको अपने VS कोड के अंदर ओपन कर लेता हूँ फोल्डर को। मेरे पास HTML का फोल्डर क्या हो गया, ओपन हो गया। ये है जी VS कोड। जब आप इसको ओपन करेंगे इसी तरह का कुछ इसका आप लोगों को डिस्प्ले देखने को मिलेगा। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे सबसे पहले एक फ़ाइल बना लेता हूँ। फ़ाइल का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा लास्ट के अंदर आप लोगों को HTML लिखना रिक्वायर है। अगर आप HTML नहीं लिखेंगे तो ये फ़ाइल वर्क नहीं करेगी। उसके बाद सबसे पहले आप लोगों ने इसके अंदर लिखना है जी डॉक टाइप HTML। ये देखें, ये खुद ब खुद बाय डिफ़ॉल्ट आ गया डॉक टाइप HTML। सिंटेक्स के लिए सबसे पहले ये चीज़ देख लीजिएगा कि ये और ये ग्रेटर देन और लेस देन का साइन रिक्वायर है HTML के अंदर। इसके बगैर आप लोग HTML के ऊपर काम नहीं कर सकते। चलते हैं आगे। उसके बाद हमारे पास HTML, मेरे पास क्योंकि ऑलरेडी ये फंक्शन इंस्टॉल्ड है, अदरवाइज़ नहीं होता तो आप लोगों को ये चीज़ इंस्टॉल करनी पड़ती। मैं इसको रिमूव करके आप लोगों को फिर बता देता हूँ हुआ क्या। एक स्लैश लगाई और इस कोड को हमने क्या कर दिया, एक स्लैश के साथ हमने इस कोड को क्लोज कर दिया लाइक दिस। इसको बंद कर दिया और अब सारा कोड हमारा इसी के अंदर चलेगा। HTML के दो पार्ट्स होते हैं।
गाइस दो पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट होता है हमारा हेड, मैं सिर्फ हेड लिख रहा हूँ, आप इसके अंदर सिंपल लिखते हैं इसलिए वीएस कोड ज़्यादा वैल्यू रखता है, क्योंकि इसके अंदर आप अपने सिर्फ वर्ड लिखते हैं और ये खुद ब खुद उसको कंप्लीशन की तरफ ले जाता है। सबसे पहले हेड, हेड के अंदर हमारा एक कंपोनेंट आता है जी टाइटल। टाइटल, अब ये टाइटल क्या करता है ये भी आप लोगों को बताऊंगा, उससे पहले हम आ जाते हैं बॉडी की तरफ। जैसे ह्यूमन बॉडी होती है उसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं, सेम इसी तरह हमारे पास यहाँ पे भी HTML के अंदर भी दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है हमारा हेड और दूसरा होता है हमारे बॉडी। अब हेड में और बॉडी के अंदर हमारे पास क्या डिफरेंस होता है उसको भी देख लेते हैं। अब बेसिकली होगा क्या, आप लोगों ने यहाँ पे टाइटल के अंदर, अभी मैं इसको आपको सेव करके दिखा देता हूँ, Ctrl+S से इसको सेव करेंगे और ये सेव हो गया। मैं यहाँ गया, आपने देखा यहाँ पे एक फ़ाइल बन गई, मैं इसको क्लिक करता हूँ अपने पास, वो पूछ रहा है जी किसके अंदर ओपन करना है, मैं कहता हूँ क्रोम में ओपन कर दूँ आप। तो अभी यहाँ पे मेरे पास कुछ लिखा हुआ नहीं आ रहा, लेकिन आपने देखा होगा यहाँ पे index.html लिखा हुआ आ रहा है, ये वही नाम है जो हमने अपनी फ़ाइल को दिया है। अब मैं यहाँ पे क्या एंटर करता हूँ, मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ इसका कोई नेम, इसको कोई टाइटल देते हैं। मैं कहता हूँ जी हमारा ये है फर्स्ट पार्ट HTML, हमारा HTML का ये फर्स्ट पार्ट है। तो मैं इसको, जैसे ही मैं इसको रीलोड करूँगा तो देखिए फर्स्ट पार्ट HTML के अंदर ये चेंज हो गया, कन्वर्ट हो गया है ये। और जैसे ही ये कन्वर्ट हुआ है फर्स्ट पार्ट के अंदर, इसी तरह ये वर्क करेगा, बिल्कुल इसी तरह ये वर्क करेगा। कैसे, सिर्फ टाइटल के अंदर मैं लिख दिया फर्स्ट पार्ट, आप जहाँ पे जो भी लिखेंगे वो चेंज हो जाएगा। मैं लिखता हूँ जी सिर्फ HTML, मैं यहाँ पे जाऊँगा रीलोड करूँगा। अच्छा, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि बार बार इसको रीलोड करना पड़ेगा, बार बार इसको रीलोड करना पड़ेगा, ये बार बार इसी तरह हमारा सिस्टम चलेगा, कितना ज़्यादा ये इरिटेटिंग होगा, बार बार इसको चेंज करें कोड लिखते ही बार बार। लेकिन नहीं, हमारे पास इसका भी एक बेटर सोल्यूशन मौजूद है। आप लोग यहाँ पे जाएं एक्सटेंशंस के अंदर और यहाँ पे आप लोगों ने सिर्फ सर्च करना है लाइव सर्वर। ये देखें जी, ये है लाइव सर्वर। जैसे ही आप ये लाइव सर्वर इंस्टॉल करेंगे आप लोगों का ये वर्क करना शुरू कर देगा। आप लोगों के पास एक इस तरह का आइकन आ जाएगा, जैसे आप लोगों को यहाँ नीचे नज़र आ रहा होगा, आप इस पर क्लिक करेंगे और ये स्टार्ट हो गया। अब देखिए इसका URL चेंज हो गया, इसके URL में और इसके URL में फ़र्क है। अब मैं वहाँ पे जो भी लिखूँगा वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ चेंज होगा, मुझे रीलोड करने की ज़रूरत है नहीं होगी। मैं लिखता हूँ जी फर्स्ट लेक्चर ऑफ HTML और मैं इसको सेव करता हूँ। मैंने जैसे ही इसको सेव किया आप देख सकते हैं यहाँ पे खुद ब खुद ये चेंज हो गया, हमें चेंज करने की ज़रूरत है नहीं पड़ी। मैं इसको दोबारा से फर्स्ट पार्ट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ये क्लियर हो। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है HTML का, और इसके अंदर अब आ जाते हैं हम इसके टैग्स की तरफ, एलिमेंट्स की तरफ, कि ये किस तरह के होते हैं और ये क्या वर्क करते हैं, इसको भी समझ लेते हैं। अब आते हैं टैग्स की तरफ। टैग्स के अंदर होता क्या है, टैग्स होते क्या हैं, बेसिकली हमारे पास टैग्स होते हैं जो हम वर्क करवाते हैं इसके ऊपर। अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे ये URL के ऊपर का जितना भी मेरे पास पार्ट है ये आएगा हेड के अंदर, और इसके नीचे ये जो पार्ट है ये पार्ट आएगा हमारे बॉडी के अंदर। यहाँ पे हम जो भी लिखेंगे वो कहाँ शो करेगा, बॉडी के अंदर शो करेगा, उसके डोम के अंदर शो करेगा। डोम क्या होता है ये मैं जब जावास्क्रिप्ट CSS वगैरह कंप्लीट करवाऊंगा तो मैं आप लोगों को डिटेल में बता दूंगा। बेसिकली डोम होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। अब चलते हैं जी इसके टैग्स की तरफ। H1 के नाम से मैं एक टैग यूज़ करता हूँ। H1 का मतलब है कि जी हेडिंग टैग। मैं इसको यहाँ पे आप लोगों को मेंशन भी कर देता हूँ और इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। कमेंट करने के लिए कुछ नहीं करना, सिर्फ Ctrl/ करना है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कमेंट क्या होता है और इसका कलर क्यों चेंज हो गया। बेसिकली कमेंट होता है कि हमारा ये कोड हमारी फ़ाइल में तो मौजूद है लेकिन इसका काम हमारी साइट के ऊपर कुछ नहीं है, ये हमारी साइट के ऊपर वर्क नहीं करेगा। ये सिर्फ हमें
डेवलपर साइड के ऊपर नज़र आएगा, हमारे पास क्लाइंट साइड के ऊपर इसे शो नहीं करेगा। H1 का टैग बेसिकली हेडिंग का टैग होता है। इसके अंदर मैं लिखता हूँ दिस इज़ आ हेडिंग टैग, ये एक हेडिंग का टैग है। मैं इसको सेव करता हूँ और देखता हूँ जी सेव करने के बाद मेरे पास क्या रिज़ल्ट आ रहा है। अगर आप लोगों को दिख रहा हो तो वो देखिएगा, दिस इज़ आ हेडिंग टैग मेरे पास शो हो रहा है। और इसका आप देख रहे होंगे कि सिंटैक्स ये एक हेडिंग की तरह ही शो हो रहा है, जैसे एक हेडिंग होती है, जैसे हम एग्जाम्स में लिखते थे, ये सेम उसी तरह की एक हेडिंग शो हो रही है। सिर्फ एक टैग नहीं होता हमारे पास, इस तरह हमारे पास एक दूसरा टैग भी होता है, 1 2 3 4 5, और ये 6 टैग हमारे पास किसके टैग होते हैं, हेडिंग के टैग होते हैं। ये सारे के सारे टैग मैं आप लोगों को डिटेल में करवाऊंगा, लेकिन एक बात मैं फिर बता रहा हूँ, याद रखिएगा कि जो टैग ओपन होगा वो टैग क्लोज भी होगा, और क्लोज करने के लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ उस टैग के नेम से पहले उसका नाम लिख देंगे, जैसे कि H1 H2 एंड ऑल डैट। जो टैग हम स्टार्ट करेंगे सेम वही टैग क्लोज भी होगा। जैसे H2 का ये टैग था, तो आपने देखा कि /H2, तो इसका मतलब ये टैग ओपन हुआ और ये टैग यहाँ पे क्लोज हो गया। इसके अलावा कुछ टैग ऐसे भी होते हैं जिन्हें क्लोज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे कि हमारे पास कुछ टैग्स होते हैं जो मैं आप लोगों को अभी करवाऊंगा। फ़िलहाल के लिए हेडिंग के टैग को देखते हैं। मैं सेम लाइन कॉपी करता हूँ यहाँ से और इसको पेस्ट करता हूँ, और आप लोगों को ये बताता चलता हूँ कि तीनों टैग में या इन 6 टैग्स के अंदर फ़र्क क्या है। H1 H2 H3 H4 H5, ये हो गया जी H5 का टैग, और हमारे पास लास्ट टैग बचता है H6 का टैग। मैंने इसके अंदर कंट्रोल भी किया, दिस इज़ अ हेडिंग टैग, और आप लोग देख रहे हैं ये है हमारे पास H1 H2 H3 H4 H5 एंड H6। हेडिंग के ये 6 टैग एक डिफरेंट हमारे पास वैल्यू शो कर रहे हैं, एक अलहदा डिस्प्ले शो कर रहे हैं। H1 का टैग बोल्ड है, साइज़ में भी बिगर है, जबकि बाकी टैग साइज़ में स्मॉल होते चले जा रहे हैं और बोल्डनेस भी थोड़ी थोड़ी कम होती जा रही है। चलते हैं H1 के टैग से आगे, जो सेकंड मोस्ट यूजेबल टैग है। H1 के टैग बहुत ज़्यादा, ये टैग्स हमारे पास H1 का मोस्ट यूजेबल टैग होता है हमारे पास। इसके बाद अगर मैं आऊँ तो एक और मोस्ट यूजेबल टैग है हमारे पास, उसे हम कहते हैं पैराग्राफ। इसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, इस टैग को हम P से रिप्रेजेंट करेंगे। ये होता है हमारे पास पैराग्राफ का टैग, और इसके अंदर हम लिखते हैं दिस इज़ आ पैराग्राफ। अगर आप लोग देखें तो इसका सिंटैक्स हमारे पास कुछ इस तरह से शो करेगा, दिस इज़ आ पैराग्राफ। अब एक चीज़ आपको इसमें डिटेल में बता दूं, अगर मैं इसके अंदर स्पेसिस भी दे देता हूं और मैं इसको सेव करता हूं, तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं आया, जबकि इसी के बरक्स हमारा एक और टैग भी होता है जिसे हम कहते हैं प्री का टैग, और इस टैग के अंदर अगर मैं चेंज करता हूँ तो दोनों का अगर आप देखें तो सिंटैक्स में भी फ़र्क है। ये है हमारे पास पैराग्राफ का टैग और ये है हमारे पास प्री का टैग। अब मैंने पैराग्राफ के अंदर स्पेसिस दी थी लेकिन कोई रिज़ल्ट नहीं आया, लेकिन अगर मैं प्री के टैग के अंदर स्पेसिस देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारा चेंज देखने को मिल रहा है, ये स्पेसिस आ रही हैं। तो पैराग्राफ के टैग के अंदर आप चाहे जितनी मर्ज़ी स्पेसिस दे दो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन प्री के टैग के अंदर आप लोग स्पेसिस दोगे उसका फ़र्क पड़ेगा। इसके अलावा हमारे पास एक टैग यूज़ होता है, जो मोस्ट यूजेबल टैग यूज़ होता है, उसे हम कह सकते हैं इमेज का टैग। किसी भी साइट के अंदर आप लोगों की इमेज बहुत मैटर करती है गाइस। मैं इमेज का एक टैग लगाता हूँ। बेसिकली मैं क्या करता हूँ, इमेज का एक टैग लेता हूँ, इसको क्लोज़ कर देता हूँ। ये टैग ऑटो क्लोज़ होता है, इसे हमें स्लैश लगा के या इस तरह से बंद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये बाय डिफ़ॉल्ट ही क्लोज़ होता है। अब बात है, इमेज का टैग लगा तो लिया, इमेज तो लगानी है साइट के अंदर, लेकिन उसके बाद हम क्या करेंगे, इमेज कैसे लगाएंगे? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एस आर सी यूज़ करते हैं। एस आर सी का मीन्स होता है सोर्स,
और ये जो चीज़ यूज़ होती है इसे हम कहते हैं एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट क्या होता है, बेसिकली हेल्पिंग करता है किसको, हमारे टैग को वर्क करने में, उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती हैं उनको, कोड को रन करने में। अब इस सोर्स के अंदर हमने इमेज देनी है। बेसिकली मेरे पास वक्त यहाँ कोई इमेज पड़ी नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपली यहाँ से एक इमेज डाउनलोड कर लेता हूँ। इमेजेस देखते हैं जी, कौन सी इमेजेस अच्छी लग रही हैं। जो इमेज मुझे अच्छी लगेगी मैं उसको उठा लूँगा यहाँ से। मैं इस इमेज को सेव कर लेता हूँ और सेव करके मैं इसको कहाँ फेंकता हूँ, उसी फोल्डर के अंदर जहाँ मेरी ये फाइल्स पड़ी हुई हैं। ये मेरा HTML का फोल्डर था, मैंने यहाँ पे जाके अपनी फ़ाइल सेव कर दी। अब मेरी ये फ़ाइल किस नाम से सेव हुई है वो आपको यहाँ पे नज़र आए, download.jpg के नाम से। अब इस फाइल का नेम मुझे यहाँ पे एंटर करना है बस। आप देख रहे हैं कि मैंने सिर्फ डाउनलोड लिखा है। अगर वो फाइल मेरे उसी फोल्डर के अंदर मौजूद है तो मुझे सिर्फ क्या करना पड़ेगा, मुझे सिर्फ उसका नाम लिखना पड़ेगा और वो फाइल खुद ब खुद बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आ जाएगी। अब मैं इसको सेव करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास इमेज आई है या नहीं आई। मैंने इसको सेव किया और सेव करके मैं अपने क्रोम पे गया, मैंने क्रोम पे जाके चेक किया और ये देखें जी, इमेज हमारे पास वेबसाइट के ऊपर शो कर रही है। आई नो ये वेबसाइट नहीं है, ये काफ़ी रफ सा स्ट्रक्चर है, बट गाइस HTML ऐसे ही होती है। HTML सिर्फ कंटेंट है। आप लोगों ने अगर इसके अंदर डिज़ाइनिंग करनी है तो उसके लिए CSS इंपॉर्टेंट है, और CSS की वीडियो मैं बहुत जल्दी अपने चैनल के ऊपर लॉन्च कर दूंगा। CSS क्या होती है, CSS में कितने डिज़ाइन होते हैं, बॉर्डर क्या होता है, एनिमेशंस कैसे वर्क करती हैं, उसके अलावा डिस्प्ले ब्लॉक, डिस्प्ले इनलाइन, डिटेल्ड वीडियो आप लोगों को मैं पार्ट्स के अंदर प्रोवाइड कर दूँगा। अब चलते हैं जी इसके आगे। अब बात करते हैं कि लेट्स सपोज हमने एक इमेज लगाई है और वो इमेज वर्क नहीं करती, तो हम उसका आल्टरनेट का एट्रीब्यूट देते हैं। आल्ट का एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं कि अगर इमेज का कोड नहीं चलता या हमसे कोई मिस्टेक हो गई है तो आप क्या करो, आपको मैं यहाँ पे मैंने लिख दिया कि ये एक आई इमेज थी, या मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि सिर्फ एक इमेज है, और इस कोड को मैं क्या कर देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे कोई चीज़ एंटर नहीं की और मैं इसको सेव करता हूँ। और सेव करने के बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ कि यहाँ पे होगा क्या। मैंने इसको सेव किया और देखें इमेज रिमूव हो गई, लेकिन वहाँ पे मुझे क्या शो हो रहा है, एक टैग शो हो रहा है, ब्रोकन इमेज का टैग शो हो रहा है। यहाँ पे मैंने लिखी था इमेज और वही इमेज मुझे यहाँ पे मेरे क्रोम पे शो हो रही है, मेरे फाइल में शो हो रही है। आगे चलते हैं जी। मैं फिर से इसको कंट्रोल Z करता हूँ, सेव करता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ कि देखें जी, इमेज फिर से वापस आ गई। इमेज का टैग लगते ही क्या होगा, हमारी वो चीज़ वहाँ से रिमूव हो जाएगी। उसके बाद चलते हैं आगे, हमारे पास होता है जी, अब आ जाते हैं हमारे पास लिस्ट की तरफ। इमेज के अंदर मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, हम इसकी विथ और हाइट भी सेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे विथ का एट्रीब्यूट यूज़ किया और मैं इसकी विथ को कर देता हूँ जी 400 और इसकी हाइट को मैं कर देता हूँ जी 400 और मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद ये देखें, इसकी विथ और हाइट भी हम बढ़ा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ HTML। ऐसा काम हम CSS में भी कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम HTML करवा रहे हैं तो HTML के अंदर ही आप लोगों को मैं डिटेल से समझा रहा हूँ। अब आ जाते हैं जी लिस्ट्स की तरफ। लिस्ट्स क्या होती हैं, ये हो गया हमारा इमेज का टैग। अब आ जाते हैं जी लिस्ट्स की तरफ। लिस्ट्स क्या होती हैं, लिस्ट कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले हमारे पास आती है जी ऑर्डर लिस्ट। ये है जी हमारे पास एक ऑर्डर लिस्ट और इसको हम क्या कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं। ऑर्डर लिस्ट के अंदर होता क्या बेसिकली, सबसे पहले इसका टैग स्टार्ट होगा OL से। टैग ओपन भी होगा, टैग क्लोज भी होगा। उसके बाद अगर आपने देखा हो तो इमेज का टैग क्लोज नहीं हुआ, मैंने पहले भी बताया था इमेज का टैग क्लोज नहीं हुआ, बाकी ऑलमोस्ट हर टैग क्लोज होता है। सिर्फ 2 से 3 टैग्स ऐसे होते हैं जो क्लोज नहीं होते, उनके बारे में मैं भी आगे जाके आप लोगों को डिटेल में बता दूंगा। OL का टैग मैंने यूज़ किया और इसके अंदर हम यूज़ करेंगे लिस्ट्स। एक लिस्ट मैंने बनाई
ऑर्डर लिस्ट के अंदर, और मैं इसको दे देता हूँ एक नाम एप्पल। एक और लिस्ट बनाता हूँ और उसके अंदर मैं दे देता हूँ जी पीच। एक और लिस्ट बनाते हैं और उसके अंदर मैं दे देता हूँ जी आपको वाटरमेलन। मैं इसको सेव करता हूँ और जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा, अगर आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हो रहा हो तो ये देखिए जी, मेरे पास एप्पल और उसके अलावा मेरे पास पीच, वाटरमेलन, और इनके आगे लिखा हुआ आ रहा है 1 2 एंड 3। ये 1 एंड 2 एंड 3 का मतलब है कि ये नंबरिंग के साथ ऑर्डर में आ रहा है, एक ऑर्डर में आ रही है 1 2 3। अगर मैं पीच को ओपन कर दूंगा तो पीच का नंबर क्या हो जाएगा, फिर पीच का नंबर हो जाएगा 1 और एप्पल का हो जाएगा 2। ये है ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट इस तरह से वर्क करती है। इसके अलावा हमारे पास एक और लिस्ट भी होती है जिसे हम कहते हैं अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट में अब क्या होता है वो देखते हैं जी। अनऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट का टैग यूज़ हुआ था ओ से। ओ का मतलब ऑर्डर और एल का मतलब लिस्ट। इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास यूज़ होगा यूएल। यूएल का मतलब अनऑर्डर लिस्ट। और इसके अंदर सेम हम एज इट इज़ क्या करेंगे, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसमें भी लिस्ट ही यूज़ होनी है और मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ जी लिस्ट। इनको थोड़ा सा मैं ठीक कर लेता हूँ, ये ले जी। और मैं इसको सेव करता हूँ और सेव करने के बाद आपको दिखाता हूँ कि इसका रिज़ल्ट कैसे आया है। अगर आप लोगों को ये क्लियर हो रहा हो तो ये यहाँ पे मेरे पास शो कर रही हैं बुलेट्स। लिस्ट का इशू नहीं है, यहाँ पे मेरे पास ऑर्डर शो कर रहा था और यहाँ पे मेरे पास क्या शो कर रहा है, बुलेट्स को शो कर रहा है। यहाँ तक आप लोगों को आई थिंक समझ आ गई होगी कि ऑर्डर लिस्ट के अंदर हमारे पास नंबरिंग शो होती है और अनऑर्डर लिस्ट के अंदर हमारे पास बुलेट्स शो होती हैं। इसके अलावा भी हमारे पास एक लिस्ट होती है, लेकिन मैं उससे पहले मैं इस सारे को क्या कर दूंगा, मैं सारे को कमेंट कर दूंगा। मैं इन सारे टैग्स को क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, ताकि ये मेरे पास कमेंट हो जाए। और कमेंट मैंने आपको बताया था कि अगर मैं इसको कमेंट कर दूंगा तो कमेंट करने का मतलब क्या होगा कि ये सारे टैग्स इसके अंदर वर्क तो करेंगे बट एंटर तो होंगे, लेकिन ये वर्क नहीं करेंगे। अगर मैं अब आपको दिखाऊं तो आप लोग देख सकते हैं मेरे पास सारा डेटा रिमूव हो गया, जबकि कोड यहाँ पे लिखा हुआ है। तो कमेंट सेक्शन के अंदर हम सिर्फ यही काम करते हैं कि हमारा कोड वहाँ पे मेंशन होता है। कमेंट सेक्शन क्या करता है ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा जब हम आगे की तरफ वर्क करना स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल में बता दूंगा कि कमेंट हम क्यों यूज़ करते हैं और कमेंट का काम क्या होता है। फ़िलहाल हम इसको देखते हैं और हमारे पास अब ले गई है तीसरी लिस्ट, एक लास्ट लिस्ट, जिसको हम नाम देंगे डिस्क्रिप्शन की लिस्ट का। ये होगी हमारे पास डिस्क्रिप्शन लिस्ट। अब डिस्क्रिप्शन लिस्ट किस तरह से वर्क करती है वो देखते हैं जी। डिस्क्रिप्शन लिस्ट के अंदर हमारे पास सबसे पहले आता है डीएल डिस्क्रिप्शन लिस्ट, और उसके बाद हमारे पास आता है एक डीटी डिस्क्रिप्शन का टेबल, और डिस्क्रिप्शन के टेबल के अंदर हमारे पास आएगा डिस्क्रिप्शन का डेटा। डिस्क्रिप्शन का डेटा, डिस्क्रिप्शन का डेटा क्या होगा, लेट्स सपोज एक डीटी है और डीटी का हमारा पास सिस्टम होगा, मैं इसको h2 का एक टैग दे देता हूँ और मैं कहता हूँ dt है हमारे पास बर्गर। और बर्गर के अंदर हमारे पास टाइप्स आ जाएंगी, dd के अंदर जिंगर। इसी तरह मैं एक और dd का टैग दूंगा और उसके अंदर मैं दे दूंगा चिकन बर्गर, और इसी तरह सो। अब इसका रिज़ल्ट देखते हैं कि आ क्या रहा है। ये देखें जी, बर्गर और उसके आगे उसकी टाइप्स आ रही हैं। इसी तरह एक और dt बनाते हैं और देखते हैं क्या होता है। एक और dt बनाते हैं। अब ज़ाहिरी बात है बर्गर है तो बर्गर के साथ हम कुछ और भी तो खाएंगे ना। अब कुछ और क्या खाएंगे, ड्रिंक्स तो लाजमी है।
तो एक और H2 का टैग दे देते हैं और उसके अंदर हम दे देते हैं जी ड्रिंक्स, ठीक है। और ड्रिंक्स के अंदर अब हम क्या ऐड करेंगे, एक DD, एक DD, और DD के अंदर मैं देता हूँ जी कोक, DD के अंदर मैं देता हूँ जी स्प्राइट, DD के अंदर मैं दे देता हूँ जी फैंटा, और मैं इसको सेव करता हूँ और मैं देखता हूँ मेरे पास यहाँ पे शो क्या हो रहा है। ये देखें जी, कोक, स्प्राइट और फैंटा। अगर आप इसका सिंटेक्स देखें ना तो ये ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट से बहुत चेंज है। बर्गर के बिल्कुल सामने यहाँ पे जैसे हमारे पास एक ब्रोशर होता है किसी होटल का या किसी रेस्टोरेंट का, तो सेम उसी तरह हमारे पास यहाँ पे शो कर रहा है कि ये हमारे पास मेन टाइप है और ये उसकी सब टाइप्स हैं। ड्रिंक्स हमारे पास मेन टाइप है और ये उसकी सब टाइप्स है। तो इस तरह से हमारी डिस्क्रिप्शन लिस्ट शो होती है। उसके अंदर डिस्क्रिप्शन का टेबल होता है, डिस्क्रिप्शन का डेटा होता है। आई होप गाइस आप लोगों को ये तीनों चीज़ें समझ आ गई होंगी कि लिस्ट में, अनऑर्डर लिस्ट में और डिस्क्रिप्शन लिस्ट में क्या फ़र्क होता है। अगर आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं तो काइंडली मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा ज़रूर। और जिस चीज़ के अंदर आप लोगों को लगे कि आप लोगों को इस चीज़ में थोड़ी सी कन्फ्यूजन है तो वो भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके बाद चलते हैं जी नेक्स्ट, और नेक्स्ट के अंदर हम चलते हैं कुछ और डिटेल में इन चीज़ों को देखते हैं कि इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे क्या है। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे क्या चीज़ वर्क करेगी। एक हमारे पास टैग होता है जी, मैं आता हूँ इनपुट्स के टैग की तरफ, फॉर्म्स की तरफ। हमारे पास HTML के अंदर किसी भी वेबसाइट के अंदर HTML में फॉर्म्स लिखे होते हैं। फॉर्म्स हर वेबसाइट में लिखा हुआ लाजमी है। फॉर्म्स के बगैर कोई वेबसाइट मुकम्मल नहीं होती, ना ही कोई वेबसाइट फॉर्म्स के बगैर आज तक बनी है। लिखे ही मैंने फॉर्म लिखा, और अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसके अंदर एक इनपुट की फील्ड देता हूँ। इनपुट की फील्ड का मतलब है कि मैंने ये चीज़ इसके अंदर एंटर करनी है भाई। मैं लिखता हूँ जी इनपुट, और इनपुट, अब खाली इनपुट लिखने से क्या आएगा देखते हैं, चेक करते हैं जी। ये देखें, ये एक बार बन गई है जिसमें मैं कुछ लिख सकता हूँ। लेकिन क्या ये बार ठीक है? नहीं, ये ठीक नहीं है भाई। हमें यहाँ पे देनी पड़ेगी इसकी टाइप, कि इसके अंदर टाइप क्या है, टेक्स्ट। इसकी टाइप मैंने कर दी टेक्स्ट। मैं इसमें क्या लिखना चाहता हूँ, मैं इसके अंदर टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ भाई। आप मुझे इसके अंदर टेक्स्ट लिखो, और अब मेरा जो दिल करेगा मैं इसके अंदर लिख सकता हूँ। इसके अलावा और क्या होगा, मुझे पता कैसे चलेगा कि ये इसके अंदर मैं क्या लिखना चाहता हूँ। उसके लिए हमारे पास दो चीज़ें यूज़ होती है। एक हमारे पास आता है प्लेस होल्डर का एट्रीब्यूट, जिसके अंदर हम लिख सकते हैं, लेट्स सपोज मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ अपना नेम, और मैं यहाँ कह देता हूँ कि एंटर योर नेम हेयर। आप अपना नाम यहाँ लिख सकते हैं भाईजान। देख रहे हैं, जैसे ही मैं इसके अंदर लिखना शुरू करूँगा अपना नाम, तो आप लोगों के सामने ये चीज़ यहाँ से रिमूव हो गई। और जैसे ही मैं इसको रिमूव करूँगा यहाँ पे ये दोबारा आ जाएगा। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है? आगे चलते हैं जी। अगर आप लोगों को यहाँ तक किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट टाइम आपको इससे बेटर गाइड कर दूँ। प्लेस होल्डर के बाद हमारे पास और क्या यूज़ होगा यहाँ पे, लेबल। हम इसको लेबल करेंगे। लेबल करने का क्या होता है वो भी देख लेते हैं जी। लेबल करके हम इसको शो करवा सकते हैं लेबल, और लेबल के अंदर मैं यूज़ करूँगा फोर का एट्रीब्यूट, और लेबल में मैं लिख दूँगा कि फ़र्स्ट नेम या माय नेम। मैं लिखता हूँ जी योर नेम, आप अपना नेम यहाँ लिख सकते हैं। और मैं इसको सेव करूँगा तो आप लोगों को एक लेबल यहाँ पे शो हो जाएगा। ये देखिए जी, योर नेम। अगर मैं इसके आगे यहाँ पे कोलन लिख देता हूँ तो आप देख सकते हैं योर नेम।
कि आगे वहाँ पे मेरे पास एक कोलन आ गया है। और यहाँ पे इसके आगे मैं लिख सकता हूँ आप लोगों के पास। अब यहाँ पे फोर के अंदर कुछ चेंज है, आपने देखा होगा फोर का एट्रीब्यूट यूज़ किया है, लेकिन ये कैसे यूज़ होगा? इसके लिए हमारे पास यहाँ पे यूज़ होगी एक आईडी। आईडी क्लास और ये चीज़ें क्या होती हैं मैं आपको डिटेल में बताऊंगा सीएसएस के अंदर, लेकिन फ़िलहाल आप सिर्फ आईडी तक ही रहिए। आईडी के अंदर हमारा जो दिल करे हम वो चीज़ एंटर कर सकते हैं, जो नाम देना चाहते हैं हम वो नाम दे सकते हैं। मैं लिख रहा हूँ नेम, लेकिन याद रखिएगा ये चीज़ यहाँ पे जो एंटर की है वही चीज़ हमने इस फॉर्म में एंटर करनी है। और इसका रिज़ल्ट देखते हैं क्या होगा। अगर मैं आप लोगों को इसका रिज़ल्ट दिखाऊं तो ये देखिए, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ और मैं ऑटोमेटिकली अपने इस ब्लैंक चेक के अंदर आ रहा हूँ कि मैं अपनी इस फील्ड के अंदर, इनपुट टेक्स्ट की फील्ड के अंदर जो लिखना चाहता हूँ मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और लिख दूँगा। ये देखिए जी। उसके बाद आ जाते हैं जी इसकी टाइप के ऊपर। मैं फिर से एक लेबल लेता हूँ और उसके अंदर मैं लिखता हूँ जी पासवर्ड। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करते, एक सिंपल सा मैं आप लोगों का कोड समझा रहा हूँ। और उसके अंदर मैं इनपुट लिखूंगा। और ये अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पे सिर्फ इनपुट लिखा है, मेरे पास ये टाइप्स आ गई। इसमें बटन है, चेकबॉक्स है, कलर है, डेट है, टाइम है, डेट टाइम है, ईमेल है, फाइल है, हिडन है, इमेजेस है। ये आप लोग खुद भी लगा के चेक कर सकते। मुझे इस वक्त चाहिए सिर्फ पासवर्ड। टाइप पासवर्ड, नेम और आईडी उसने खुद दे दी। ये नेम अब कब यूज़ होगा? ये नेम मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी इस नेम की ज़रूरत है नहीं है। मुझे यहाँ पे ज़रूरत है तो किसकी? प्लेस होल्डर की। मैं लिख रहा हूँ जी एंटर योर पासवर्ड हेयर। और यहाँ आईडी में मैं दे देता हूँ जी पासकोड। और इसी आईडी को मुझे यहाँ फॉर्म में एंटर करना पड़ेगा अगर मैं उसी तरह से वर्क करना चाहता हूँ। इसको मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ। यहाँ से सिंपल मैंने इसको मिनिमाइज़ किया। मैं इसको सेव करता हूँ और सेव करने के बाद मैं देखता हूँ कि ये वर्क कैसे करेगा। अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया और ये इस पर आ रहा है, और मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये पासवर्ड के इनपुट फील्ड के अंदर आ रहा है। अब देखते हैं जी पासवर्ड और टेक्स्ट में क्या फ़र्क है। सिर्फ टाइप पासवर्ड की थी अपने, अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे मैंने टाइप क्या कर दिया है? पासवर्ड कर दिया है। तो इससे फ़र्क क्या आएगा हमारी साइट के ऊपर? अगर मैं इसके अंदर कोई कमेंट लिख रहा हूँ तो आप देखें मेरे पास ये कमेंट डॉट्स की कंडीशन में आ रहा है, जैसे एक पासवर्ड लिखा जाता है सेम उसी तरह। और ये एक ही लाइन में आ रहा है। हमारी मोस्टली साइट्स इस तरह से वर्क नहीं करती। पासवर्ड नीचे होता है या उसके नीचे कुछ होता है। तो यहाँ पे हमारे पास एक एट्रीब्यूट यूज़ होता है ऐसी कंडीशन के अंदर, ब्रेक का। और ये ब्रेक का टैग मैं कहाँ लगाऊंगा? इस इनपुट टेक्स्ट फील्ड के बाद, ताकि वो मुझे कहाँ पे शो करे? इस इनपुट टेक्स्ट फील्ड के बाद पासवर्ड को क्या कर दे? नेक्स्ट लाइन के ऊपर मूव कर दे। ब्रेक का टैग यूज़ होता है हमारे कोड को नेक्स्ट लाइन के ऊपर, हमारी नेक्स्ट लाइन को मूव करने के लिए। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे अब ये पासवर्ड हमारा पहले यहाँ पे शो कर रहा था और अब नेक्स्ट लाइन के ऊपर मूव हो गया। इसी तरह यहाँ तक तो क्लियर है आप लोगों को कि इनपुट के अंदर टाइप पासवर्ड है। बाकी मैं चाहता हूँ कि आप लोग खुद ट्राई करें इनपुट के अंदर कौन कौन सी फील्ड होती हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे चेक बॉक्स होता है, मैं आप लोगों को चेक बॉक्स भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक चेक बॉक्स बन गया। अगर चेक बॉक्स के बाद अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ डिटेल में तो यहाँ पे एक इनपुट के बाद मेरे पास एक रेडियो की फील्ड आ गई। मैं रेडियो लगा सकता हूँ यहाँ पे। ये देखें ये एक बटन बन गया। उसके बाद एक और इनपुट यूज़ करते हैं और इनपुट यूज़ करके मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ जी रेंज। मैं इसको रेंज में यूज़ कर सकता हूँ। ये देखिए एक रेंज बन गई। उसके बाद इनपुट के अंदर हम और क्या क्या ऐड कर सकते हैं? मैं इनपुट के अंदर ईमेल ऐड कर सकता हूँ। ये देखें ये एक ईमेल ऐड हो गई मेरी। उसके बाद आते हैं हम और इसकी कुछ टाइप्स देख लेते हैं। हम आते हैं जी इनपुट के अंदर। इनपुट के अंदर हमारे पास डेट आ जाती है और ये हमें क्या शो करवाएगी? हमारी डेट शो करवा देगी। ये देखें जी हमारे पास एक डेट की फील्ड आ गई, 9, 10 और जो भी मैं डेट इसके अंदर ऐड करना चाहूँ वो डेट आ गई। उसके बाद आ जाते हैं जी इसके अंदर और भी फील्ड्स हैं और देख लेते हैं जी। इनपुट फाइल, फाइल क्या करेगी हमारे पास? बेसिकली चूज़ फाइल। मैं कहीं से कुछ भी उठा सकता हूँ, कहीं पे कुछ भी लगा सकता हूँ। इसके बाद आ जाती है इनपुट फाइल के अंदर। इनपुट के हमारे पास एक फ़ाइल है और इनपुट फाइल के अंदर हम फिर क्या यूज़ कर सकते हैं? सबमिट।
अब ये बटन बहुत ज़रूरी है भाई, ये बटन बहुत ज़रूरी है। सबमिट, किसी भी फाइल को अगर हमने लिखा है तो हमें उस फाइल को सेव भी तो करना है ना, खाली लिखना थोड़ी है। और लिखने के लिए हमारे पास क्या चाहिए होगा, हमारे पास एक बटन चाहिए होगा जिस बटन को हम कहते हैं सबमिट। अगर आप देखें तो मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ, पेज क्या होता है, रिफ़्रेश होता है, ये देखिए। इसका मतलब है फ़ाइल सबमिट हो रही है। लेकिन क्योंकि हमारे पास कोई डेटाबेस अटैच नहीं है, हमारे पास कोई डेटा सोर्स नहीं है जहाँ पे हम इस फाइल को शो करवा सकें, तो हम इसके लिए कुछ फ़िलहाल नहीं शो हो रहा। लेकिन जैसे ही हमारे पास कोई डेटाबेस होगी, कोई डेटा होगा, तो ये चीज़ हमारे पास शो होगी। आ जाते हैं जी आगे। नेम फील्ड में इस समय से उड़ा देता हूँ क्योंकि मुझे नेम फील्ड नहीं चाहिए। मैंने इसमें से नेम फील्ड रिमूव कर दिया। स्ट्राइप सबमिट क्या करता है, हमें बेसिकली एक बटन बना के दे देता है, और उस बटन के ऊपर हम क्या करते हैं, जो भी हम क्लिक करेंगे वो उसको फॉरवर्ड कर देता है नेक्स्ट डेटाबेस के ऊपर, यहाँ जहाँ भी आपने उसको गेट करवाना हो। यहाँ तक होप है गाइस आपको क्लियर हो गया होगा कि इनपुट के अंदर हमारे पास कौन कौन से टैग्स होते हैं। मैं चाहूँगा कि आप इसको खुद से एक्सप्लोर करें, खुद देखें कि इसके अंदर कौन कौन से टैग्स होते हैं, कैसे वर्क करते हैं। और उसके अलावा अगर आपको कुछ चीज़ ना समझ आए तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता दें कि इसके अंदर मुझे ये इशू आ रहा है। और होप्स हो कि मेरे चैनल के थ्रू आप लोगों का यहाँ तक का सफ़र बहुत क्लियर हो गया होगा। HTML के अंदर अब आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। आज हमने बेसिकली क्या क्या देखा, हेडिंग्स देखी, पैराग्राफ देखे, लिस्ट देखी हैं, लिस्ट के अंदर उसकी टाइप्स देखी। उसके अलावा हमने इमेज का टैग देखा, ब्रेक का टैग देखा, इनपुट की फील्ड्स देखी, इनपुट के अंदर हमने उसके टाइप देखे हैं, और उसके अलावा लेबल का टैग देखा, और कुछ इस तरह की टाइप सबमिट जैसी चीज़ें देखी हैं। होप सो गाइस आज के लिए वीडियो को यहीं पे क्लोज़ करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप लोगों को डिटेल के अंदर और भी चीज़ें क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए सी यू, अपना ख्याल रखिए, टाटा बाय बाय।